हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगश एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर विंग भाग गया था अपनी शादी से, वो भी नी हुसैन के साथ। नी हुसैन के साथ विंग तो भाग गया था, लेकिन बाहर उस हॉल से आने के बाद विंग का ओमेगा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार उसी हॉल की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसे वांगजी को देखना है। वो अपने अल्फा से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। नी हुसैन को आखिर में उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाना पड़ा। इधर हॉल में मैडम यू चिल्लाए जा रही थी, चीखे जा रही थी। वो जब अपनी बॉडी को हिला पाई, जब वो उस मनमोहनी मंत्र से या कहो उस एक दवा के असर से बाहर आ गई थी, तब जाकर उसने अपने गार्ड से कहा कि वो विंग को पकड़ के लेके आए। जिस हालत में मिले, जैसा मिले वैसा उठा के लेके आए। हाँ, लेकिन ध्यान रखें उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उसे अपने पास चाहती हैं और वो जियांग चेंग से उसकी शादी भी करवाएंगी। विंग नी हुसैन के साथ भाग गया था और इधर उस हॉल में जिन गुंगशान, जो कि असल में मेंग्याओ का फादर है, वो खुद भी बोल रहा था कि तुम कैसे अल्फ़ा हो। वो ऐसा जियांग चेंग से बोल रहा था कि जियांग चेंग कैसा अल्फ़ा है। वो अपने ओमेगा को काबू भी नहीं कर सकता, उसे वश में करके भी नहीं रख सकता। एक ओमेगा उसे इतने लोगों के सामने बेइज्जत करके चला गया। जियांग चेंग के पास बिल्कुल पावर नहीं है क्योंकि उसका ओमेगा सरेआम उसे बदनाम करके जा सकता है। तो क्या औकात रह जाती है ऐसे अल्फ़ा की। जियांग चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ये सह नहीं सकता। वो खुद भी चाहता था कि विंग यहाँ से भाग जाए, कुछ करे, लेकिन वो विंग से शादी नहीं करना चाहता है। वो उसे पसंद ही नहीं करता उस तरीके से, तो वो उससे शादी कैसे कर सकता है। वो तो अपनी माँ की वजह से ये सब कुछ सह रहा है। अब वो कैसे इस जुंग गुंगशान को समझाए। फिर भी वो तो अपनी जगह पर चुप खड़ा था क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो पता नहीं क्या ही बवाल मच जाएगा। लेकिन वहाँ पर मेंग्याओ था जिसे गुस्सा आ रहा था कि इस आदमी ने पहले उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब की, फिर उसे ऐसे अनाथों की तरह छोड़ दिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब उसके भाई के पीछे भी पड़ गया है। मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिचेन, जो कि महसूस कर पा रहे थे कि मेंग्याओ को गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने मेंग्याओ के हाथ को धीरे से पकड़ लिया। मेंग्याओ, जिसने सिचेन की तरफ देखा अचानक से ही, क्योंकि उसे झटका लगा था इस चीज़ से, पर फिर भी उसे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ क्योंकि आज से पहले ये हरकत विंग ही उसके साथ करता आया है। जब भी मेंग्याओ को कुछ भी बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो विंग ही उसे कंफर्ट करता है। आज पहली बार कोई और उसे पकड़ कर उसे थोड़ा साथ दे रहा है उसका, तो उसे अच्छा लग रहा था। शीन शिफ्ट करके हम देखते हैं विंग को। विंग और नी हुसैन दोनों ही स्वॉर्ड पर थे। नी हुसैन ने विंग को पकड़ रखा था, विंग गिर ना जाए इसलिए। कुछ टाइम बाद विंग जब वो होश में आने लगा तो नी हुसैन जंगल के बीचों बीच जाके उतर गया। विंग जैसे ही होश में आया उसने अपने सर को पकड़ लिया क्योंकि उसका सर बहुत दुख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विंग का ओमेगा उस पर जबरन हावी होने की कोशिश कर रहा था। विंग अपने पूरे सेंसेस में आते हुए बोला, आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है हुसैन, क्या हुआ था मुझे। हुसैन, जिसने कहा कि तुम्हारा ओमेगा तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, अभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नी हुसैन विंग के साथ चल रहा था। वो दोनों चल रहे थे क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बहुत दूर निकलना होगा। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उन्हें पकड़ने के लिए आ ही जाएगा। विंग को इस बात की खबर है क्योंकि अगर मैडम यू उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पागल है, उसकी शादी अपने बेटे से कराने के लिए इतनी पागल है, तो पक्का वो गार्ड्स को भी विंग के पास ज़रूर भेजेगी। इसलिए विंग, जो कि यहाँ से भागना चाहता है, नी हुसैन के साथ वो मो विलेज में पहुँच गया था। मो विलेज में नी हुसैन उसे अपने साथ ले जा रहा था। नी हुसैन आगे आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। विंग ने कई बार पूछा कि वो जा कहाँ रहे हैं। हुसैन कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, बस उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, जैसे कि वो किसी ऐसे इंसान से मिलने वाला है जिसे वो बहुत पसंद करता है। विंग देख पा रहा था हुसैन की वो खुशी, जो कि छुपाए नहीं छुप रही थी। हुसैन उस मो विलेज में एकदम एक छोटे से घर में आया, जो कि असल में एक घर भी नहीं था, एक झोंपड़ी टाइप में था। वहाँ आया। वो उस झोंपड़ी में जाने के बाद वो अंदर चला गया। विंग भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। विंग, जिसने देखा कि वहाँ पर एक लड़का है जो कि मेडिटेशन करने बैठा हुआ है, वहाँ पर बस एक ही रूम है जिसमें वो लड़का बैठा हुआ है। विंग ने उसे देखा। उसकी उम्र विंग के ही एज की है। विंग उसे देख रहा था। ये लड़का काफ़ी हद तक उसकी तरह दिखता है, बस एक ही अंतर है, इसके लिप्स के नीचे वो छोटा सा मोल नहीं है जो विंग के पास है। और वो लड़का तो काफ़ी सुंदर है, विंग की ही तरह। विंग उसे देख रहा था। हुसैन उस लड़के के पास गया। वो उसके पास जाकर के बैठ गया था। उस लड़के के फेस पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, हुसैन तुम आ गए। हुसैन चौंक गया। उसने कहा, आह शैन्यू, तुम फिर से मुझे पहचान गए। अरे यार, तुम कैसे मुझे पहचान जाते हो? क्या तुमने मेरी खुशबू को याद कर लिया है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसने अपनी आंखों को खोल लिया था। उसकी आंखें भी बहुत सुंदर हैं।
विंग को तो वो ओमेगा बहुत सुंदर लग रहा था। विंग भी उनके पास में खड़ा था। उस लड़के ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये कौन है? ये तो ओमेगा है ना? उसने हुसैन की तरफ देखते हुए पूछा। हुसैन जिसने कहा, हाँ ये मेरा दोस्त है, मैंने बताया था वी वुशियान, ये वही है। वो लड़का एकदम चौंक गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, वी वुशियान, मतलब ये विंग है? विंग, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम तुम मेरी तरह दिखते हो, या कहूँ तो मैं तुम्हारी तरह दिखता हूँ। हम दोनों के चेहरे कितने मिलते हैं ना। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। शैन्यू जिसने कहा, तुम बैठो बैठो। उसने अपने पास ही विंग को बैठने का इशारा किया। वो वहाँ से खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। उसके हाथ में चाय थी, चाय के कप थे और थोड़ा बहुत खाने के लिए फ्रूट्स थे। उस झोपड़ी में कोई टेबल वगैरह कुछ भी नहीं था। मोशैन्यू नीचे बिस्तर पर सोता है। वहाँ पर बिस्तर को फोल्ड करके एकदम कोने में रखा गया था और एक ही कमरा था। वहीं पर उसकी किचन थी, वहीं पे सब कुछ सामान रखा हुआ था। एक मटका था जिसमें पानी भरा हुआ था। उस मटके से उसने पानी पहले उन दोनों को पिलाया, फिर चाय उसने सर्व की। विंग चाय पी रहा था और उसे हैरानी हो रही थी। वो क्यूरियस था कि भाई ये कौन है। उसने हुसैन की तरफ देखा और कहा, हुसैन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक ये दोस्त भी है जिसका नाम शैन्यू है। हुसैन जिसने हंसते हुए कहा, विंग, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तुम वो पहले इंसान हो जो इसके बारे में जान पा रहा है, जिसे मैंने इसके बारे में बताया है। ये मेरा लवर है। ये सुनकर विंग जो चाय पी रहा था ना, उसके मुंह से वो निकल गई बाहर। वो खांसने लगा। मोशैन्यू जिसने विंग के बैग को रब किया और कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ हाँ। हुसैन, तुमने कहा कि ये तुम्हारा लवर है, मैंने सही सुना है ना? हुसैन जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे ये बताते हुए जैसे प्राउड फील हो रहा था। विंग ये महसूस कर पा रहा है। विंग को हैरानी हुई। वो सच में हैरान था कि क्या सच में ऐसा है। वो दो तीनों बैठ करके हम बस बातें कर रहे थे। विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा बातें करता है और शैन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। उन दोनों की पर्सनालिटी लगभग एक जैसी है, तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। शैन्यू विंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। विंग जहाँ पर एक हट्टा खट्टा इंसान है, शैन्यू बहुत दुबला पतला है। उसकी हाइट विंग से कम है, बस थोड़ा सा चेहरा मिलता है, बिल्कुल मामूली सा। उनकी आंखों का कलर भी बिल्कुल अलग है और उनकी आवाज़, उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। विंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है और शैन्यू थोड़ा सा कर्कश बोलता है। उसकी आवाज़ थोड़ी सी कर्कश है। विंग का पूरा दिन ऐसे ही उससे बातें करते हुए निकल गया, क्योंकि आधा दिन तो उसको भागने में लगा और आधा दिन इन दोनों के साथ बैठकर गप्पे मारने में। अचानक ही रात को विंग को पता नहीं क्यों क्या सूझा, तो उसने नी हुसैन जिससे पूछा, वैसे तुम एक बात बताओ, ये लान वांगजी सारे ओमेगा से इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने देखा है वो मुझसे ही नफरत नहीं करता है, बाकी सबसे नफरत करता है। हुसैन जिसने कहा, तुम्हें नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? विंग ने अपना सर ना में हिला दिया। हुसैन ने उसे बताया कि वो आखिर ऐसा क्यों करता है। असल में वांग जी जब छोटा था तो वांग जी और उसकी फादर और उसका गगा सब साथ में रहा करते थे, पर उसकी माँ नहीं। तो वांग जी अपनी माँ को बहुत याद करा करता था। उसने अपने फादर से अपनी माँ के बारे में बहुत पूछा। एक दिन वो बहुत बुरी तरह से बीमार भी पड़ गया और बस वो माँ माँ पुकारे जा रहा था। तो उसके फादर उसकी माँ को उस दिन लेकर आए थे। उसकी माँ जिसने उनसे शर्त रखी थी कि अगर वो उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं तो उन्हें उनकी बात माननी होगी, जो भी वो कहेंगी अच्छी बुरी सारी बातें माननी होंगी। और उसके प्यार में, मतलब वांग जी के प्यार में पागल उसके पिता ने सारी बातें मान ली थी। बाद में ऐसा हुआ कि उसकी माँ की वजह से, उसकी माँ की ज़िद करने की वजह से और बहुत सारी ऐसी बातें करने की वजह से जो कि लान क्लैन में प्रोहिबिटेड है, मना है करना, उन सबको उसने करवा लिया। उस वादे के चलते, क्योंकि लांस झूठ नहीं बोलते, अपने बातों से नहीं मुकरते, उन्हें वो सारी बातें माननी पड़ी थी और इस वजह से फिर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। उसकी माँ की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई। जब वांग जी को इस बारे में पता चला तो वो खुद में ही गिल्ट में रहने लगा और बाद में उसे ये भी पता चला कि उसकी माँ ने उसके फादर का फ़ायदा भी उठाया था पहले, और पहले भी उससे ऐसे ही काम कराया करती थी। सृजन के टाइम पर भी और वांग जी के टाइम पर भी उसके बच्चों के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया करती थी। तो असल में मैडम लैन की वजह से ही वांग जी सारे ओमेगास से नफ़रत करता है। वो सोचता है कि सारे ओमेगास बस फ़ायदा उठाना जानते हैं, दूसरों से अपना काम निकलवाना चाहते हैं और अल्फाज को अपने जाल में फंसाना जानते हैं और कुछ नहीं। विंग जो कि अब समझ पा रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों करता है। असल में बच्चे जब अपने माता पिता को बचपन में ही खो दें तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि क्यों ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। सबके पास होते हैं, सबको उनका प्यार मिलता है, पर उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। वो हमेशा अपने आप से सवाल पूछते हैं।
लेकिन अगर उसकी माँ ही गलत निकले तो वो किस पर भरोसा कर सकता है। उसका भरोसा हर किसी से और से उड़ जाएगा, क्योंकि एक माँ ही ऐसा इंसान होता है जिससे बच्चा अनेकों अनेकों उम्मीद लगाता है, अपनी सारी बातें उससे कर देता है, सब कुछ उसी से एक्सपेक्ट करता है। और जब माँ ही गलत निकल जाए तो फिर बच्चा किससे उम्मीद करेगा। विंग समझ पा रहा था इन बातों को, तो अब उसे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था वांगजी के लिए। मोशेनु जो ये सारी बातें सुन रहा था, तभी उसने कहा, अरे ऐसा भी नहीं है, पूरी बात तो यह है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मेट थे और एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, तो मैडम लैन ने अपने मेट होने का फ़ायदा उठाया था। क्योंकि जैसा कि कहते हैं, अल्फ़ा अपने मेट ओमेगा से दूर नहीं रह सकते और वो उनकी बातों में भी आ जाते हैं, और अगर वो सिड्यूस करे ना तो उसकी सिडक्शन में भी फंस जाते हैं। उन्होंने मास्टर लान का अपनी हीट के वक्त में फ़ायदा उठाया था। उस वक्त में तो कोई अल्फ़ा किसी भी ओमेगा को मना कर ही नहीं सकता। विंग जो कि हैरान था, क्या सच में ऐसा हुआ था? अब तो और उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर उन तीनों ने बातें करते हुए ही अपना डिनर किया। बातों के दौरान भी विंग का ध्यान उन लोगों की बातों पर था ही नहीं। वो तो वांगजी के बारे में सोच जा रहा था। उसके बारे में सोच रहा था कि उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो कैसे माहौल में रहा है। क्या उसे भी अपने भाई का वैसा ही प्यार मिला होगा जैसा विंग को मिला है। वैसे विंग की अपनी माँ ने उसे उतना प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि उसे नहीं याद है उसकी माँ कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई थी। पर उसे इतना याद है कि उसकी जो दूसरी माँ है, जो कि असल में मेंग्याओ की माँ भी है, मैंगसी, उसने विंग को बहुत प्यार किया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत कुछ दिया है जो वो चाह कर भी नहीं भुला सकता है। इसलिए वो जानता है कि एक माँ का प्यार कैसा होता है, और वांगजी को वो प्यार नहीं मिला है, तो विंग को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। विंग फिर अपने कमरे में जाकर के सो गया था। इधर हम सीन को शिफ्ट करके देखते हैं जियांग क्लान का। जियांग क्लान में जब विंग भाग गया था, उसके लगभग 2 घंटे बाद जब सब लोग हिल पा रहे थे, डुल पा रहे थे, तो मैडम यू जिसने ने अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया था विंग को लाने के लिए। और इधर जो सिचन है वो मेंग्याओ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे बाहर ले आए थे। मेंग्याओ जिसने सिचन से कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी वाइफ भी है और उनका एक बेटा भी है। ऐसा उसने पहले ही बोल दिया था सिचन को, तो अभी उसे उनके साथ बातें करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेंग्याओ जिसने कहा, राजकुमार, मैं जानता हूँ आपको थोड़ी चिंता हो रही होगी, पर आपको मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फ़ैसला आपको सुना चुका हूँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे फ़ैसले को समझेंगे। सिचन जिन्होंने कहा कि अगर वो चाहता है कि वो यानली को उसके बच्चे से मिलने दे तो वो मिलने देंगे, पर मेंग्याओ ऐसा ना करें, क्योंकि वो यानली को अपना नहीं सकता है, वो किसी भी हाल में यानली को नहीं अपना सकता है। मेंग्याओ जिसने कहा कि क्या आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपका मेट हूँ। सिचन जो कि चुप ही रह गए, वो कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो सच में नहीं जानते कि वो आखिर यानली को इतने सालों तक भी नहीं अपना पाए और अभी भी नहीं अपना पा रहे हैं। और उन्होंने मेंग्याओ को कैसे अपना लिया, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। उनके अंदर एक सॉफ्ट सी साइड है मेंग्याओ के लिए। मेंग्याओ ये बोलकर वहाँ से जा चुका था। सिचन जो अपनी जगह पर खड़े रह गए थे, क्योंकि वो सच में मेंग्याओ से बातें करना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, पर मेंग्याओ तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। मेंग्याओ उसी कमरे में वापस आ गया था जिसमें विंग और मेंग्याओ इतने दिनों से ठहरे हुए थे। वो वहाँ पर आ तो गया था, लेकिन उसे चिंता हो रही थी, पता नहीं विंग कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर विंग को इस शादी से भागना ही था तो उसने पहले ही क्यों नहीं मना कर दिया। वो पहले ही मना कर देता तो वो इन सब चीज़ों से बच सकता था। मेंग्याओ अपने कमरे में बैठे बैठा यही सोच रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि मैडम यू वहाँ आ रही है। जब मेंग्याओ को ये मालूम हुआ तो वो तो हैरान हो गया था कि वो यहाँ क्यों आ रही हैं। फिर उसे समझ आया कि हाँ, मेंग्याओ तो विंग का भाई है ना, तो उसे तो पता ही होगा कि विंग कहाँ गया है। वो शायद इस बारे में पूछने आ रही थी। मैडम यू ने आते ही सबसे पहला सवाल यही किया, क्या मेंग्याओ को पता है कि विंग कहाँ गया है। मेंग्याओ जिसने मना कर दिया कि उसे नहीं पता है कि विंग कहाँ गया है, उसे तो ये भी नहीं पता है कि विंग ने यह सोचा था कि वो इस शादी से भाग जाएगा। मेंग्याओ ने उसे पहले ही ये शादी से इनकार करने के लिए बोल दिया था, पर विंग ने खुद ही इस शादी को स्वीकार किया था। फिर पता नहीं वो क्यों ही भाग गया। मैडम यू जो वहाँ से निराश होकर चली गई थी। इधर सिचन जो कि अपने कमरे में आ गए थे, वहाँ पर वांगजी भी था। वांगजी को देखकर सिचन थोड़े हैरान थे। उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और कहा, वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी इसने अपने भाई से पूछा, भाई, आप उन्हें क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल उतर आया है कि आप अपने मेट को क्यों अपनाना चाहते हैं। सिचन जिन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो वांगजी, हर एक इंसान गलत नहीं होता है, वैसे ही हर एक मेट भी गलत हो ये ज़रूरी तो नहीं है। मैं जानता हूँ जो पास्ट में हुआ वो पास्ट है, हम उसे बदल नहीं सकते,
लेकिन उस पास्ट की वजह से हम हमारे प्रेजेंट में आने वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा, वो साइलेंट था इस पूरे वार्तालाप के दौरान। बाद में वो वहाँ से खुद ही चला गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बात करे। बस वांग जी अपने ही कश्मकश में था जब वो यहाँ आया था। वैसे तो वो यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था। ये फीलिंग्स को वो हेट करता है, वो नफरत करता है इन भावनाओं से। वही भावनाएं उसके मन में आ रही थी। आज वो खुद को रोक नहीं पाया जियांगक्लान आने से। जब उसने विंग को उस वेल के अंदर देखा था तो उसे अपने दिल के अंदर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता उसे बुरा क्यों लग रहा है। शायद वो इसलिए है क्योंकि विंग उसका मेट है और उसे ये बात पता चल गई है, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। बाद में जब विंग वहाँ से भागा तो वांग जी को पता नहीं क्यों लेकिन खुशी हुई थी। अंदर से वो खुश था और इस बात के लिए वो हैरान भी था। अभी भी वो अपने भाई से बस अपने सवालों के जवाब पूछने आया था कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन उसने उल्टा ही पूछ लिया। उसने अपने भाई की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछा, जो कि वो कभी नहीं करता है। आखिर हालांकि सिचैन भी इस बात से हैरान थे क्योंकि वांग जी कभी किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, चाहे वह सिचैन ही क्यों ना हो। उस दिन सबका दिन तो बहुत बुरा ही गया था। रात भी वांग जी के लिए अच्छी नहीं थी। वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि उसकी भावनाएं किस बारे में है। वो क्या सोचता है विंग के बारे में? क्या वो उसे पसंद? बिल्कुल नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। वो खुद को ही बोले जा रहा था कि वो किस हालत में कैसे उस बेवकूफ़, उस बेकार से ओमेगा को पसंद कर सकता है। उस ओमेगा को जिससे उसके अंकल सख्त नफरत करते हैं। वो किसी हाल में उसे पसंद नहीं कर सकता है। इधर से चेन जो खुद भी अपने सोच में थे। वो जानते हैं उन्हें पहली नज़र में मेंग्याओ पसंद आ गया था। उन्हें मालूम है जब वो उनके हाथों में गिर गया था, फिसल गया था, तब उनकी सांस जैसे अटक ही गई थी। उनके दिल की धड़कनें एकदम बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई थी। बाद में जब वो मेंग्याओ के पास विंग की वजह से गए थे और उनका अल्फा उनके ऊपर हावी हो गए थे, और सुबह जब उन्होंने खुद को वैसे देखा तो वो इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने एक ओमेगा की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। इसलिए बाद में उन्होंने खुद को शांत किया और मेंग्याओ को सारी सच्चाई बतानी चाहिए कि उनका एक बच्चा भी है, और अगर मेंग्याओ उस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहे तो पक्का वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर मेंग्याओ, जो कि उनकी पूरी बात सुने बगैर ही भाग गया था, फिर भी सिचेन ने हार नहीं मानी क्योंकि वो जानते हैं कि शायद मेंग्याओ उनके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो उनके बच्चे को खुद ही बड़ा कर लेंगे और एक और बार उसे मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मेंग्याओ मान जाए। बाद में वो इसलिए मेंग्याओ को ढूंढते ढूंढते जियांगक्लान आ गए थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि जियांग चेंग ने विंग और मेंग्याओ को शरण दी है तो वो हैरान भी थे और परेशान भी। पता नहीं ये जियांग चेंग आखिर चाहता क्या है। तो वो यहाँ आ गए थे। उन्होंने मेंग्याओ से रिक्वेस्ट की और उसने जब स्वीकार कर लिया था उन्हें, तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी हुई थी। वो बहुत खुश थे और उनसे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस एक हफ्ते में जो मेंग्याओ ने अचानक से ही मना कर दिया और ये बोलने लगा कि वो यानली को एक्सेप्ट कर ले। क्या यानली ने मेंग्याओ से कुछ कहा होगा? पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो क्यों कुछ कही? वही तो एक थी जो उसे छोड़कर गई थी। सिचेन जो कि अपने दिमाग में ये सब बातें सोच रहे थे। सिचेन जिन्होंने खुद से कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए वहाँ से उठ गए, अपने कमरे से बाहर निकले और बाहर टहलने के लिए चले गए। सिचेन बाहर उस एक तालाब के पास बैठ करके ये सोच रहे थे कि इन 10 दिनों में उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। बस 10 दिन ही तो हुए हैं जब वो मेंग्याओ से मिले, जब वो विंग से मिले। 10 दिन पहले तक उनकी ज़िंदगी कितनी साफ, सुंदर, शुद्ध, शांत थी, और अभी कितनी उथल पुथल मच चुकी है उनकी ज़िंदगी में। कितनी कितनी अजीब चीज़ है ना ये, जब आपको कोई एक इंसान अचानक से मिलता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सिचेन अपने मन में यही सोच रहे थे और वो बस चाँद को देख रहे थे। वो चाँद जो कि बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, आधे से भी आधा और उससे भी आधा उतना, लेकिन बहुत सुंदर है। वो सोच रहे थे कि इस चाँद की तरह उनकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे घटती जा रही है। हर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी से जाती जा रही है। क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? मानते हैं उनके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, पर यह भी तो नहीं है कि हर एक इंसान उसी तरह का हो। वो फिर भी अपनी माँ को एक तरीके से गलत तो मानते हैं, पर फिर भी उनकी माँ ने कभी भी उनके साथ तो कुछ गलत नहीं किया है। उन्हें हमेशा एक सही माँ की तरह प्यार ही करती थी। बाद में उनके बड़े होने पर वो उन्हें छोड़कर चली गई थी, या कहो लान क्लन वालों ने उन्हें निकाल दिया था। सिचेन जी ने पूरी सच्चाई मालूम है। उन्हें मालूम है कि उनकी माँ ने बदला लेने के लिए उनके फादर का इस्तेमाल किया था। हमेशा ही उनके फादर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी अपनी माँ से नफ़रत नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर सकते हैं।
पर वांग जी के साथ ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि वो अपनी माँ से नफरत भी करता है और उन्हें नापसंद भी करता है, और इसलिए वो सारे ओमेगास को भी नापसंद करता है। पर सचिन जो एक समझदार इंसान है, वो जानते हैं हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो वहाँ बैठकर यही सब सोच रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कोई इंसान उनके पास आकर के बैठ गया है। जब उस इंसान ने सचिन के हाथ पर हाथ रखा तब उन्हें होश आया। उन्होंने अपने बगल में देखा। वहाँ पर जिस इंसान को उन्होंने देखा उसे वहाँ देखने की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वहाँ मेंग्याओ था। मेंग्याओ जो सचिन की तरफ देख रहा था। उसने सचिन से कहा, राजकुमार, मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। मैं मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सचिन जो थोड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा, गलतफहमी? मेंग्याओ जिसने कहा, कल रात को उसने सचिन और यानली की बातें सुन ली थी, जिसमें उसने सुना था कि यानली कैसे रिक्वेस्ट कर रही है अपने ही बेटे से मिलने के लिए, और सचिन उसे मिलने नहीं दे रहे हैं, वो भी मेंग्याओ की वजह से। इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। और यानली एक बहुत अच्छी लड़की है, वो नहीं चाहता कि वो दुखी हो, इसलिए उसने शादी करने से ही मना कर दिया। सचिन जिन्होंने फिर पूछा, तो अब क्या हुआ तुम्हें? मेंग्याओ जिसने कहा, आधी अधूरी बात सुन करके फैसला लेना एक मूर्खता की निशानी है, और मैं सच में एक बहुत बड़ा वाला मूर्ख इंसान हूँ। मैंने आधी बात को सुन करके ही फैसला ले लिया, जबकि पूरा मामला बहुत अलग है। सचिन जिन्होंने अपनी आंखों को बड़ा कर लिया था, उनकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। उन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मतलब कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? मेंग्याओ जिसने अपने सर को बस धीरे से हाँ में हिला दिया। अब हम यहाँ से थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। मेंग्याओ जो अपने कमरे में था, वहाँ पर यानली आई थी। यानली जिसने मेंग्याओ के पास आकर उसे पहले तो हक किया, फिर बाद में उससे पूछा कि उसने शादी के लिए मना क्यों कर दिया है। इसे सुनकर मेंग्याओ को भी झटका लगा था, क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई है, सिर्फ सचिन को बताई है। क्या सचिन ने ये अनाउंसमेंट कर दी है? ये सोचकर ही मेंग्याओ को बुरा लग रहा था। उसने पूछा, आपको कैसे पता? यानली जिसने कहा कि उसने सारी बातें सचिन की और मेंग्याओ की दोनों की सुन ली थी, इसलिए उसे पता है। यानली जिसने आगे कहा कि वो बच्चा जिसकी वो बात कर रही थी, वो असल में सचिन का है ही नहीं, वो असल में यानली और उसके प्रेमी का है। उसका प्रेमी जिनजुशुआन, जिसकी मौत काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी है। जब वो प्रेग्नेंट थी तभी जिनजुशुआन ने उसे छोड़ दिया था, और जब पूरे जांग फैमिली को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सचिन के साथ उसकी शादी करवा दी। तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और उसके बच्चे के बाद में वो थोड़ी खुश खुश रहने लगी थी, और सचिन के साथ भी उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, बट दोस्त की तरह बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब जिनजुशुआन की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसे एक लेटर मिला था जिनजुशुआन की तरफ से, उसमें उसने उन्हें मिलने बुलाया था, तो यानली बिना किसी सेकंड थॉट के उससे मिलने के लिए चली गई थी और लान जिंगी को वहीं छोड़ दिया था। वो उसे खाली कमरे में छोड़ करके अकेले ही निकल गई थी जिनजुशुआन से मिलने के लिए, क्योंकि वो लान क्लान में ही कहीं छोटे से गांव में इलाज करवा रहा था। वो वहाँ पर उनसे मिलने गई, उससे बातें की, उसका ख्याल रखा, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। इधर उसकी इतनी लापरवाही की वजह से लान जिंगी को चोट आ गई थी। वो बच्चा बहुत छोटा सा था, कुछ ही महीनों का था। वो बेड से नीचे गिर गया था अपने माथे के भर। वहाँ पर सचिन जो सही समय पर आ गए थे, तो उन्होंने उसे बचा लिया। लेकिन बात ये हो गई थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, उसकी बॉडी पैरालिसिस हो चुकी थी। वो बच्चा ग्रो तो करेगा, लेकिन थोड़ा धीमे तरीके से ग्रो करेगा, और वो हिल डुल नहीं पाएगा। एक तरीके से वो कोमा में चला जाएगा, गहरी नींद में सो जाएगा। ऐसा उस छोटे नन्ही सी जान के साथ हो गया था। इसलिए सचिन उससे मना करते हैं कि वो लान जिंगी से ना मिले, क्योंकि सचिन जिंगी से बहुत प्यार करता है। बैक टू प्रेजेंट, मेंग्याओ जो ये सब कुछ सचिन को बता दिया। सचिन ने कहा कि यानली ने उसे ये सब कुछ बताया है। मेंग्याओ जिसने हामी भर दी, फिर उसने कहा कि उसे मिलने देना चाहिए। मानते हैं उसकी गलती थी, पर प्यार में अंधा व्यक्ति को कोई कितना भी समझाए वो नहीं समझ सकता है। शायद यानली के साथ भी यही हुआ था। सचिन जो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, उसे सज़ा तो बहुत सारी मिल चुकी है, क्योंकि लगभग बच्चा जब 3 महीने 4 महीने का था तब से सचिन ने यानली को उसके पास नहीं आने दिया है, तो उसे बहुत गहरी सज़ा मिल चुकी है, बहुत लंबी सज़ा मिल चुकी है। अब उन्हें उसे मिलने देना चाहिए। तो उन्होंने मेंग्याओ से कहा कि वो ज़रूर मिलने देंगे। मेंग्याओ इतना खुश हो गया था कि उसने खुशी खुशी में सचिन को हक कर लिया। सचिन भी शौक, मेंग्याओ भी शौक। फिर मेंग्याओ उनसे अलग हुआ और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। यहाँ से लगभग 1 हफ्ते का समय और बीत गया था। अब मेंग्याओ के शादी वाला टाइम आ ही चुका था। नेक्स्ट डे मेंग्याओ की शादी थी। मेंग्याओ जो अभी जियांग क्लान में नहीं था, वो लान क्लान में था। लान क्लान में वो था तो सही, लेकिन आज चुपके से वो रात में निकल गया था कहीं किसी जगह के लिए। वो डायरेक्ट ही
जो विलेज है वहाँ पहुँचा था। उसे विंग का पता मालूम है, पर उसने विंग से मिलने की भी कोशिश नहीं की, बात करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता है अगर वो ऐसा करेगा तो विंग पकड़ा जाएगा और मैडम यू उसकी ज़बरदस्ती अपने बेटे से शादी करा देगी। तो मेंग्याओ जो अपने भाई से मिलने के लिए आया था, विंग को जब पता चला था कि मेंग्याओ आ रहा है, क्योंकि उनके पास अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपने माइंड में ही कुछ बातें कर सकते हैं। ये पावर उनके पास उनकी माँ ने दी थी, मतलब मेंग्याओ की माँ ने उन्हें ये चीज़ सिखाई थी, ये एक आर्ट उनके पास था बचपन से ही। तो वो उसी से बातें किया करते थे। भागते हुए भी विंग ने भागते भागते कहा था कि वो कहाँ जा रहा है, नी हुसैन के साथ जा रहा है और पहुंच करके मेंग्याओ को बता देगा। बाद में मेंग्याओ को उसने माइंड लिंकिंग के थ्रू ही बताया था और अभी भी अपना एड्रेस वो बताया जा रहा था। मेंग्याओ जब वहाँ पहुँच गया तो विंग जो बहुत खुश था, उसने अपने भाई को हक कर लिया। मेंग्याओ जिसने विंग के कान को खींचते हुए कहा, तुम बदमाश, तुम्हें अगर भागना ही था तो तुम पहले ही भाग जाते या फिर मना कर देते। विंग जिसने कहा, आ कक्का कान छोड़ो मेरा, दर्द होता है। अरे मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं मना कर दूंगा तो वो लोग हमें चैन से रहने नहीं देते और आपकी शादी उसमें बहुत दिक्कत आती, और कुछ भी हो ज़बरदस्ती तो करवाते। अब जब आपको कुछ नहीं पता है तो आपके ऊपर बात भी नहीं आई और मेरा काम भी हो गया, और सबसे बड़ी बात उसे नी मिंजू को अच्छा खासा सबक मिल गया। नी हुसैन जिसने कहा विंग, वहाँ पर नी हुसैन भी था। नी हुसैन जो हंस पड़ा, उसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरा भाई कैसा है, तो तुम उसके बारे में बातें कर सकते हो, पर हाँ ज़्यादा बुराई मत करना, मुझे पसंद नहीं है। वो कैसे भी हैं पर मेरे ब्रदर हैं। विंग जिसने बस हाँ में भर दी। मेंग्याओ जो फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका, उसने विंग से कहा कि कल उसकी दोपहर के टाइम पे शादी है और विंग को ज़रूर ही आना है। बाकी सब वो नहीं जानता है, वो भेस बदल के आए, कुछ भी करके आए, वो देख लेगा। हो सकता है कि विंग तब आ जाए जब मेंग्याओ की शादी हो जाए, तो वहाँ का लान फ्रेंड बन जाएगा। उसके बाद मेंग्याओ विंग को अपने साथ रखने की मांग करेगा और लान फ्रेंड होने की वजह से शायद लान चलन मना भी ना कर पाए। विंग ने हामी भर दी थी कि वो ज़रूर आएगा। हेलो। हेलो। दाल दाल तो आगे गई है। हाँ ठीक है ठीक है। विंग को वहाँ इसे इनवाइट करने के बाद मेंग्याओ वापस चला गया था, क्योंकि वो यहाँ नहीं रुक सकता, उसकी कल शादी है। उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज गए थे, लेकिन मेंग्याओ बहुत ऊटपटांग हरकतें कर रहा है विंग की तरह, तो वो चुपके से अपने कमरे में वापस जाकर सो गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना। आई नो गाइस, मैं वांगशन को नहीं दिखा पा रही हूँ अभी। थोड़ा और वेट करो, जल्द ही वो दोनों साथ होंगे और देखना फिर विंग का जो ओमेगा है वो वांगचू को कैसे परेशान करता है। कल देखेंगे विंग जाएगा मेंग्याओ की शादी में और कैसे वो कैसी कैसी हरकतें वो करेगा, क्योंकि शादी में जाएगा तो विंग का ओमेगा उस पर हावी होने की कोशिश भी करेगा और वांग जी को परेशान भी। चलो कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।